जमाने में दुष्यंत कुमार साहब ने एक नज्म लिखी जो बड़ी प्रसिद्ध है और उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा लोग पेश करते रहते हैं। मैं बस आपके सामने वहां से शुरू करना चाहता हूँ। दुष्यंत कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आग जलनी चाहिए का मतलब माचिस से आग नहीं जलानी, अपनी एकजुटता से, अपनी ताकत से सत्ता के दिलों में, सरकार के दिलों में वो खौफ पैदा करना है जिसे उसे आग से भी ज्यादा तपिश, आग से भी ज्यादा गर्मी महसूस हो। और पिछले 3-4 दिन से जब से ये प्रकरण सामने आया तो तब से हम देख रहे हैं कि गजब बेशर्मी है। ये सिलसिला शुरू हुआ यूके SSSC के जो चेयरमैन हैं गणेश सिंह मर्तोलिया, उनसे, फिर वो SSP देहरादून तक पहुंचा, फिर वो भाजपा के विधायकों और मंत्रियों तक पहुंचा। और उन सबका जोर ये है कि इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए। केवल 3 पन्ना बाहर आया, इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 3 पन्ने बाहर आना वैध है? क्या ये कानूनी है? कानूनी रूप से इसकी स्वीकार्यता है? और ये जो लोग बयान दे रहे हैं, वो चाहे मर्तोलिया साहब हो, वो चाहे देहरादून के SSP हो, वो चाहे खजान दास हो, वो चाहे सुबोध उनियाल जी हो, क्या 3 पन्ने बाहर आने से रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? इनमें से किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। तो ये ऐसे नकारा, निकम्मे, नालायक लोग हैं जो इस बात पर जोर लगाए हुए हैं कि 3 पन्ने बाहर आए। और कल जाकर के समझ में आया कि भाई सारा जोर इस बात पर क्यों है, सारा जोर इस बात पर क्यों है कि इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए, इसको ये नहीं कहना चाहिए। ये सारा जोर क्यों है? सारा जोर इसलिए है कि इस बात पर ध्यान न दिया जाए, यहाँ तक लोगों की आवाज न पहुँचे, लोगों की दृष्टि इस बात पर न पहुँचे कि पेपर बाहर आया कहाँ से। तो अब कल अंग्रेजी के अखबार बता रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि पेपर जहाँ से बाहर आया वो तो भारतीय जनता पार्टी का हरिद्वार का मीडिया कोऑर्डिनेटर है। इससे पहले किसान मोर्चे का पदाधिकारी होता था वीरेंद्र सिंह चौहान। तो आप चाहते हैं कि लोगों का ध्यान इस बात पर नहीं जाए कि पर्चा कहां से बाहर आ रहा है, पर्चा बाहर कराने के पीछे कौन लोग हैं। इसलिए आप तमाम 36 तरह की और बातें लोगों को बताते रहते हैं, लोगों को बहलाते रहते हैं, भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। और ये अजीब आश्चर्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूं कि क्या ये सिर्फ संयोग है कि हाकम सिंह भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य था? नहीं। क्या ये संयोग है कि चंदन सिंह मनराल भारतीय जनता पार्टी से उसकी निकटता थी, धामी जी के साथ उसका फोटो था? डॉक्टर RBS रावत का फेसबुक जाकर के देखिए, वहाँ बड़ा बड़ा RSS BJP लिखा हुआ है। संजय धारीवाल जो पकड़ा गया,
वो भारतीय जनता पार्टी का हरिद्वार का नेता था, और अब जिसके स्कूल से पेपर निकला वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। कैसे ये संयोग है या ये प्रयोग है? तो ये नौजवानों के भविष्य के साथ इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। और मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता, आप लोग बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। आप पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, इससे पुराना भी आपका संघर्ष है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कल का जिक्र साथियों ने किया, हमने भी देखा कि एक दूसरा संघ भी ले जाया गया। आज कतिपय मीडिया वालों ने भी लिखा कि सब फूट हो गई है, तो फूट तो नहीं हुई, लोग तो यही बैठे हुए हैं। लेकिन मैं याद कर रहा था कि 2023 में भी, जिस समय आप लोग जेल में थे बॉबी भाई लोग, तो 2023 में भी ऐसा ही हुआ कि एक डेलीगेशन गया मुख्यमंत्री से मिलने, और जब वो डेलीगेशन मिलने गया तो थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भाई उसमें से एक आदमी तो पटवारी था और एक सेंट्रल स्कूल में टीचर था। हाँ, तो उसके बाद मैंने फेसबुक पर लिखा कि ये तो सर्विस कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन है। जो सेवा आचरण नियमावली है उसमें कोई सरकारी कर्मचारी सीधे मुंह उठा करके मुख्यमंत्री के पास नहीं जाता है। थोड़ी देर में वो पटवारी साहब का भी मुझको फोन आया, और वो जो टीचर थे उनका भी फोन आया। बोले भाई साहब, हम तो ये जानते ही नहीं थे कि सेवा आचरण नियमावली भी कोई चीज होती है। मैंने कहा मैं तो नौकरी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि सेवा आचरण नियमावली होती है, और तुम नौकरी करते हो, तुमको सेवा आचरण नियमावली नहीं पता है। वो भी नकल के पास हुए होंगे। मैंने उनसे भी कहा, मैं फिर कहना चाहता हूं, अभी बॉबी भाई कह रहे कि कल जो गए थे वो वीडियो थे। हम जो लोग हैं, आप हैं, हम हैं, तमाम आंदोलन में लोग जो रोज रहते हैं, पिछले 30-31 साल से हम आंदोलनों में हैं। 1994 में उत्तराखंड आंदोलन हुआ, मैं क्लास 12 में पढ़ता था, 31 साल हो गए सड़क पर खड़े खड़े। बिल्कुल। तो हमारी इच्छा होगी, हम चूंकि रोज सड़क पर रहते हैं, हमारी मर्जी होगी तो हम मुंह उठा करके मुख्यमंत्री का घेराव करने चले जाएंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी सीधे मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकता। ये सर्विस कंडक्ट रूल है, क्योंकि इस आजादी की कीमत चुकाते हैं ना हम, इस आजादी की कीमत चुकाते हैं। रोज सड़क पर खड़े होते हैं, पुलिस के लाठी डंडे का सामना करते हैं, झूठे मुकदमों का सामना करते हैं, तो कोई कर्मचारी ऐसे करके नहीं जा सकता है। अगर कोई गया है तो उसके खिलाफ सर्विस कंडक्ट रूल्स के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये पहली बात है, दर्ज होना चाहिए। लेकिन इसमें एक किस्सा और है कि ये तो 2023 की बात हुई। मैंने आपसे कहा कि 1994 में जब उत्तराखंड का आंदोलन हो रहा था, ये नाटक नया नहीं है, सरकार बदलती है, चेहरे बदलते हैं, तौर तरीका वो नया नहीं खोज पाते, तौर तरीका उनका ऐसा ही पुराना रहता है। तो 1994 में उत्तराखंड आंदोलन हो रहा था, और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जब छात्रों, ऐसे ही नौजवानों का, छात्रों का आंदोलन था, सब सड़क पर थे, और अचानक लखनऊ में बैठी हुई सरकार को लगा कि उसको भी ऐसा दांव चलना चाहिए। तो मुलायम सिंह यादव के यहाँ एक फर्जी छात्र नेताओं का डेलीगेशन गया, और उस डेलीगेशन ने घोषणा की कि हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन वापस लेने की घोषणा करते हैं। आंदोलन तो वापस नहीं हो पाया, लेकिन वो सारे लोग जो उस डेलीगेशन में मुलायम सिंह यादव के यहाँ झूठी घोषणा करने गए, उनमें से किसी का सार्वजनिक जीवन फिर उसके बाद नहीं रहा। उनके घरों पर लोगों ने उनका घेराव किया। उनमें से कुछ लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में भी चले गए हैं, कोशिश करते हैं कि मुख्य धारा में उनको कोई पहचाने, लेकिन पूरा समाज एक तरफ खड़ा है, नौजवान एक तरफ खड़ा है, तो उसके साथ गद्दारी करने वाले, उसके आंदोलन के लक्ष्यों की पीठ में खंजर भोंकने वालों को कोई समाज स्वीकार नहीं करता है। इसलिए ये जो पुराना दांव है, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये पुराना दांव है। ये दांव 1994 में भी चला जा चुका, ये दांव 2023 में भी चला जा चुका, और ये दांव फिर 2025 में दोबारा से दोहराया जा रहा है। और एक अंतिम बात बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज तमाम अखबारों ने
अखबारों ने नहीं बल्कि अखबार के कतिपय संपादकों ने, एक सज्जन थे, मैं उनका नाम ले लेता हूं, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। एक महापुरुष है जिनका नाम है निशित जोशी। वो एक जमाने में अमर उजाला के संपादक होते थे, यही देहरादून में भी। और अमर उजाला से फिर वो निकाले गए, कैसे निकाले गए, क्या क्या आरोप है, वो लंबी कथा है, उस कथा में मैं नहीं जा रहा हूँ। आज सुबह उन्हीं जोशी साहब ने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा है और वो कह रहे हैं कि भाई पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ तो षड्यंत्र हो रहा है। तो षड्यंत्र पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नहीं हो रहा है जोशी साहब, षड्यंत्र तो इस प्रदेश के छात्रों नौजवानों के साथ हो रहा है। धामी जी की अगुवाई में इस प्रदेश के छात्रों नौजवानों के साथ की जा रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक दूसरे पत्रकार हैं जो आजकल, एक तो इस प्रदेश में आपको समझना चाहिए, आप तो नौकरी मांगने वाले लोग हैं, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में ढेर सारी बैकडोर नियुक्तियां हैं जिनका कोई विज्ञापन नहीं निकलता, जो कहीं विज्ञापित नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग नौकरी पा जाते हैं। इस प्रदेश में सूचना का एक विभाग है, उस सूचना के विभाग के महानिदेशक मुख्यमंत्री की आंखों के तारे हैं, मुख्यमंत्री के हमने वाला हम प्याला है, और वहाँ पत्रकारों की एक पूरी फौज तैनात की गई है जो बैकडोर से नियुक्त है, जिसने कोई परीक्षा नहीं दी, जिसका एकमात्र योग्यता यह है कि वो मुख्यमंत्री के समर्थन में पोस्ट लिखें, और उनको अलग से नहीं लिखना है, अलग से नहीं लिखना, फेसबुक पर नॉर्मल पोस्ट की तरह लिखना है। तो वो कह रहे हैं साहब अचानक आज एक पोस्ट मैंने देखा, वैसे ही एक सरकारी पत्रकार है जो घोषित तौर पर सरकारी नहीं है लेकिन है सरकारी। एक जमाने में इस देश में विनोद दुआ एक पत्रकार होते थे, उन्होंने पत्रकारों के बारे में कहा कि पत्रकारों को सरकारी नहीं होना चाहिए, दरबारी नहीं होना चाहिए। आज के दिन पर पत्रकार सरकारी भी है और दरबारी भी है। तो वो कह रहे हैं कि साहब नकल विरोधी कानून कोई ऐसी चीज थोड़े है, कोई रामबाण औषधि थोड़े है कि उससे नकल न हो, उससे नकल रुक जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धामी जी ने जुलूस निकलवाया उस जमाने में कि नकल विरोधी कानून पास हो गया है, सबसे सख्त नकल विरोधी कानून है। एक गीत भी लोगों को सुनाया गया मुख्यमंत्री के बगल में खड़े होकर के, वो गीत भी सुनाया गया। आज के दिन आप कह रहे हैं जब खुलेआम इस तरह की चीजें हो रही हैं, तब आप कह रहे हो कि नकल विरोधी कानून कोई रामबाण औषधि नहीं है, कोई छड़ी नहीं है। और मैं तो इस बात को याद करना चाहता हूँ कि उस नकल विरोधी कानून में सबसे पहला जो जेल गया वो कौन था? कौन नकल का माफिया जेल नहीं गया? एक नौजवान जिसने शक प्रकट किया कि पेपर की सील टूटी हुई है, ऐसा नौजवान जेल गया। तो ये एक लड़ाई है जिसमें बहुत मोर्चों पर आपको लड़ना है। ये एक लड़ाई है, सिर्फ आपके रोजगार का प्रश्न नहीं है। इस प्रदेश की तमाम चीजें लूटी जा रही हैं, इस प्रदेश की जमीनें, इस प्रदेश का पानी, इस प्रदेश का जंगल, इस प्रदेश के तमाम संसाधनों की लूट सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। इसलिए हम सारे लोगों को एकजुट होकर के ऐसी तमाम ताकतों के खिलाफ लड़ना है जो इस प्रदेश का भविष्य अंधेरे में गर्क करना चाहते हैं, जो इस प्रदेश के भविष्य को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। तो उम्मीद के साथ कि हम इस बात के लिए लड़ेंगे। मैं बस फिर से दुष्यंत कुमार की 4 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दुष्यंत कुमार व्यवस्था के पुर्जों के बारे में कहते हैं कि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि तुम्हारे तले जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, कि तुम्हारे पांव तले जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और सरकार सत्ता के सारे पुर्जों से, वो जितनी तरह के पुर्जे हैं, उनके बारे में दुष्यंत कहते हैं कि तुझे कसम है तू खुद ही को यूं हलाक न कर, तुझे कसम है तू खुद ही को यूं हलाक न कर, तू मशीन का पुर्जा है मशीन नहीं। तुझे कसम है तो खुद ही को यूं हलाक न कर, तू मशीन का पुर्जा है मशीन नहीं। और मैं बेपनाह अंधेरों को सवेरा कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सवेरा कैसे कहूँ, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सवेरा कैसे कहूँ, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। आपकी लड़ाई कामयाब हो, आपका संघर्ष कामयाब हो। तो उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।